हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं सप्लाई के बारे में। हम सप्लाई को इस वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम डिमांड को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको डिमांड की किसी भी वीडियो में डाउट आए और अगर आपको सप्लाई की इस वीडियो में डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी वहीं पर रिजॉल्व कर दूँगी। तो सप्लाई को पढ़ने से पहले हमें डिमांड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। डिमांड refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time या particular period of time। सप्लाई और डिमांड की डेफिनेशन में दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर आ जाता है। दूसरा डिफरेंस है विलिंग एंड एबल टू बाय की जगह विलिंग एंड एबल टू सेल आ जाता है। यही दो डिफरेंस अगर आप याद कर लो तो आपको दोनों डेफिनेशन याद हो जाएंगी। अब एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है? हमने इस सप्लाई की डेफिनेशन को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले सप्लाई को भी क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो फर्स्ट है क्वांटिटी। दूसरा है विलिंगनेस टू सेल, मतलब कि जो प्रोड्यूसर होता है ना उसके पास इच्छा होनी चाहिए बेचने की, तो विलिंगनेस टू सेल होनी चाहिए। वहाँ क्या था? विलिंगनेस टू बाय। कंपैरिजन के साथ याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। तीसरा है एबिलिटी टू सेल, मतलब कि प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए सेल करने का। वहाँ क्या था? एबिलिटी टू बाय में कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए थी। यहाँ पर अवेबिलिटी ऑफ स्टॉक होना चाहिए, मतलब इतना स्टॉक तो होना चाहिए सप्लायर के पास कि उसे बेच सके गिवन प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अ डे, अ वीक और अ मंथ। फिर आता है स्टॉक और सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोड्यूसर के पास जो टोटल कमोडिटी की क्वांटिटी है उसे कहते हैं स्टॉक। और सप्लाई क्या है? सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है जो प्रोड्यूसर चाह रहा है और वो कर भी सकता है, मतलब विलिंग एंड एबल टू सेल। तो स्टॉक का पार्ट है सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू द part of stock with the producer is willing and able to sell at a given price during a given period of time। तो अगर इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें तो स्टॉक मतलब टोटल क्वांटिटी अवेलेबल और सप्लाई का मतलब क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल। स्टॉक का मतलब मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड सप्लाई इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक मे और मे नॉट बी सोल्ड, क्योंकि उसमें स्टॉक के में से हम सप्लाई निकाल रहे हैं ना, तो स्टॉक उसमें से बिक भी सकता है और कुछ स्टॉक बच भी सकता है, तो मे और मे नॉट बी सोल्ड। लेकिन सप्लाई हमेशा मेंट फॉर सेल होता है। स्टॉक कैन एग्जिस्ट विदाउट सप्लाई, लेकिन सप्लाई स्टॉक के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। बस अब अगर आपने इतना समझ लिया तो बाकी का चैप्टर तो बहुत ही ईजी होने वाला है। पहली चीज़ है सप्लाई का फंक्शन। सप्लाई का फंक्शन भी वही है, सप्लाई के फैक्टर्स। सप्लाई के फैक्टर्स और डिमांड के फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है। सप्लाई के फैक्टर्स में पहला एस फॉर आता है सप्लाई। एस इज इक्वल्स टू एफ। एफ ब्रैकेट के अंदर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। पी आई का मतलब प्राइस ऑफ द इनपुट्स। टी का मतलब टेक्नोलॉजी। जी का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज। ई का मतलब फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन। एन का मतलब नंबर ऑफ सेलर्स, ब्रैकेट क्लोज। यही है सप्लाई फंक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स मतलब कि सप्लाई के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, नंबर ऑफ सेलर, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, नेचुरल कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। डिटर्मिनेंट्स भी ही सेम होता है जो फंक्शन होता है। फंक्शन को आप एक एफ के फॉर्म में लिख देते हो और डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर। तो फंक्शन के अंदर भी फैक्टर्स आते हैं और डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी फैक्टर आते हैं, चाहे वो केस डिमांड का हो चाहे सप्लाई का हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ सप्लाई। ये भी डिट्टो डिमांड से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिविजुअल सप्लाई जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई करता है वो इंडिविजुअल सप्लाई होता है। मार्केट सप्लाई जो सारे प्रोड्यूसर मिलकर सप्लाई करते हैं उसे मार्केट सप्लाई कहते हैं। जॉइंट सप्लाई व्हेन वन प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस मोर देन वन कमोडिटी साइमल्टेनियसली। जब एक प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसे कहते हैं जॉइंट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई व्हेन सप्लाई कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कि बहुत सारे सोर्सेज से अगर सप्लाई हो रही है तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर आता है सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई स्केड्यूल डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, क्योंकि हमने ये याद किया था कि सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसी की वजह से जो सप्लाई कर्व होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है और अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व में वाई एक्सिस पे प्राइस लिखते हैं जस्ट लाइक डिमांड कर्व, और एक्स एक्सिस पे
क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हैं जस्ट लाइक डिमांड कर्व। सप्लाई कब हमेशा अपवर्ड क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है, अपवर्ड क्यों होता है, तो सिंपल आपको वहाँ ये लिखना है क्योंकि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगा, और यही रिलेशनशिप हमें क्या दिखाता है, लॉ ऑफ सप्लाई दिखाता है। लॉ ऑफ सप्लाई भी जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड है। ये कहता है कि अगर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि सैटरिस पेरेबस, जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी किसी भी कमोडिटी का वो इंक्रीज होगी जब प्राइस इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। इसी की वजह से तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि कहाँ जाता है बताओ, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। जैसे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, किस डायरेक्शन में जाता है। फिर आता है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में अजम्पशंस क्या है, मैंने बताया था ना, अजम्पशन कुछ नहीं है, ये बुद्धू बनाने के बहाने हैं। अजम्पशन कुछ नहीं होता, ये बस इतना बोलते हैं कि बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दो और सिर्फ प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो। टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो, इनपुट के प्राइस को कांस्टेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेलर को कांस्टेंट, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को कांस्टेंट, नेचुरल कंडीशंस को कांस्टेंट। फिर आता है रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। पहला रीजन होता है प्रॉफिट मोटिव। जितना ज़्यादा प्राइजेस होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसकी वजह से प्रोड्यूसर जब प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा सप्लाई करने लगते हैं। तो पहला होता है प्रॉफिट मोटिव। दूसरा रीजन है एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर। हायर प्राइसेस अट्रैक्ट्स न्यू प्रोड्यूसर इनटू द मार्केट। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बिक्री होगी कोई कमोडिटी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा ना, तो इसकी वजह से नए नए प्रोड्यूसर मार्केट पे एंटर करने लग जाते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एक्सिस्टिंग फर्म। जो एक्सिस्टिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके जो कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा प्राइसेस पे बिक रही हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है, तो वो अपना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कनेक्टेड है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फिर आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हायर प्राइसेस होते हैं तो इसकी वजह से जो रिसोर्सेज होती हैं ना वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड किस पे नहीं लगता, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। जैसे कि सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली बिकॉज प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन सीजन। अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है उस पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा, मतलब प्राइस का बढ़ा तो हम सप्लाई बढ़ा दें, ऐसा हम नहीं कर सकते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीजनल होते हैं। तो अगर वो कमोडिटी उगेगी ही नहीं तो आप उसको बेचोगे कैसे। दूसरा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो गुड्स खराब हो जाते हैं जल्दी से। अब ये गुड्स ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप याद करो मिल्क, कर्ड, बटर, ये चीज़ें पेरिशेबल हैं, ये जल्दी से खराब हो सकती हैं, तो पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस, अगर लोगों को लग रहा है कि मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे तो सप्लायर्स क्या करेंगे, उस हिसाब से अपनी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस दिमाग में रखेंगे, और अगर उन्हें लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो आज की प्रेजेंट सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे कि मार्केट में तो बाद में जाके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ना, तो आज हम अपने कमोडिटी को बचा लेते हैं। तो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन से लॉ ऑफ सप्लाई इफेक्ट करता है। रेयर गुड्स, द सप्लाई ऑफ एंटीक, पेंटिंग, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इंक्रीज। जो रेयर गुड्स होते हैं उनकी सप्लाई कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। फिर आता है लेबर सप्लाई। अगर एक सर्टेन वेज लेवल के बियॉन्ड जाकर लेबर सप्लाई में डिक्रीज बिकॉज वर्कर्स प्रेफर लीजर, ठीक है, आपके वेज लेवल्स पे भी सप्लाई इफेक्ट करती है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद वर्कर्स काम नहीं करेंगे क्योंकि वर्कर्स को चाहिए लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है, आराम। फिर आता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मैंने बोला था जहाँ भी वर्ड आ जाए क्वांटिटी तो वहाँ याद रखना कि वो चीज़ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। तो अगर सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई जिसका मतलब है इंक्रीज इन सप्लाई, इसकी वजह से क्या होती है, हमारा जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है विद द प्राइस, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब कि डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन प्राइस। अगर सिर्फ लिखा है चेंज इन सप्लाई तो ये मान लो ये नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब जब चेंज इन सप्लाई होता है उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जो चेंज इन सप्लाई होता है उसमें नॉन प्राइस फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें हम जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। जब राइटवर्ड शिफ्ट करता है इसका मतलब कि सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है मतलब कि सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सप्लाई इंक्रीज क्यों होगी,
जब हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमारे पास जो इनपुट है उसका प्राइसेस कम है और आउटपुट का प्राइसेस ज़्यादा है, जब हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ जाएंगे, जब हमारे पास टैक्स कम लगेंगे, जब हमारे पास बेटर वेदर कंडीशंस होंगे जनरली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ओके। फिर आता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना मतलब कि सप्लाई जो है वो कम हो रही है। सप्लाई कम क्यों होती है, जब हमारे पास इनपुट का प्राइसेस ज़्यादा होता है, जब हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, जब हमारे पास टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जब हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स कभी आ जाए और कभी नंबर ऑफ सेलर डिक्रीज हो जाए, तो ये उसका अपोजिट है। ठीक है, इसके रीजंस। फिर आता है डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड प्राइस की वजह से होता है और चेंज इन सप्लाई नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है। ये तो अब मेरे सारे स्टूडेंट्स को रट्टा पड़ जाना चाहिए इस बात का। फिर आता है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व में, जबकि चेंज इन सप्लाई में शिफ्ट होता है एंटायर सप्लाई कर्व का। सप्लाई कर्व राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, और जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड चेंज इन सप्लाई को कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आप एग्जाम में जाने से पहले आपको पढ़नी ज़रूरी है। मैं फटाफट इनका क्विक रिवीजन आपको करवा देती हूँ। पहला है सप्लाई। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। रिपीट आफ्टर मी। देन आता है सप्लाई स्केड्यूल। सप्लाई स्केड्यूल इज अ tabular representation showing different quantities supplied at different prices during a given period of time. Supply curve. A supply curve is a graphical representation of a supply schedule. Law of supply. Other things remaining constant जिसे कहते हैं ceteris paribus. Quantity supplied varies directly with the price. As the higher the price, higher the supply. Extension of supply means increase in quantity supplied due to increase in price. Contraction of supply means decrease in quantity supplied due to decrease in price. Increase in supply means rightward shift of the supply curve due to favorable non-price factors. Decrease in supply means leftward shift of supply curve due to unfavorable non-price factors. फॉर्मूला क्या है सप्लाई फंक्शन का, उसके सारे फैक्टर्स को एफ के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम डे रिवीजन में हेल्प करेगी। आई होप आपको सप्लाई समझ आया हो। अगर सप्लाई में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व कर दूँगी। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।